माई सेल्फ सी सलोनी जैन एंड इस वीडियो के अंदर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट मिनट रिवीजन करने वाले हैं। इसके अंदर जितने भी जो फॉर्मूलाज है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ, जो भी ग्राफ्स वगैरह है वो मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूंगी। सो लास्ट तक मेरे इस वीडियो को जरूर देखना, ताकि जो भी कुछ सिली मिस्टेक्स अगर आप कर सकते हो तो वो भी आप अवॉइड कर सको। ठीक है, तो आई होप कि आपने अब तक मैक्रो इकोनॉमिक्स का थोरोली रिवीजन कर लिया होगा एंड मेरे इस वीडियो से आपका एक और बार रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखो, हमारे पास में यहाँ पे आता है जो चैप्टर नंबर 1 है, उसके अंदर आता है एक पॉइंट आता है ग्रेट डिप्रेशन वाला जो पीरियड है उसकी बात करते हैं। वो कब आया था? 1929 के अंदर आया था। ठीक है, 1930s करके उसमें ऐसा लिखा हुआ है। एंड सेकेंडली उसके अंदर कुछ डेटास थे जो आपको पता होने चाहिए, जैसे जो यूएसए था जहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन पीरियड आया था, वहां पे जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो 3% से 25% तक हो गया था। जो जीडीपी थी वो 33% से फॉल हो गई थी। जो इकोनॉमी थी वो लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में चली गई थी। ठीक है, ये हमारे पास में डेटा आता है 1935 के अंदर। जॉन मेनार्ड कीन्स, जिसको हम फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसके अंदर उन्होंने ऐसा बताया था कि अगर कोई भी इकोनॉमी रिसेशन में है या फिर डिप्रेशन फेज में चल रही है, तो उस वक्त उस इकोनॉमी को बाहर निकालने के लिए एक ही ऑप्शन होता है, वो ये होता है कि गवर्नमेंट जो है वो आगे आके क्या करे, एक्सपेंडिचर करे, जिसकी वजह से क्या होगा कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा एंड डिमांड होगी तो फिर मार्केट में प्रोडक्शन होगा, सप्लाई होगी, इनकम जनरेशन होगी एंड इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप से बाहर आ जाएगी। फिर हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। सेकंड चैप्टर के अंदर जनरली गुड्स की बात हो रखी है, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स हम किसको बोलते हैं? जो मतलब जिसके अंदर किसी भी तरह का वैल्यू एडिशन होना बाकी नहीं है, वो हमारे लिए फाइनल गुड्स हो गए। ठीक है, एंड जिसका एंड यूज जो है वो कंज्यूमर्स ही हमारे यहाँ पे कर रहे हैं एंड वो नेशनल इनकम में काउंट होता है। सेकंड होता है इंटरमीडिएट गुड्स, जिसके अंदर वैल्यू एडिशन होना अभी भी बाकी है एंड वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता है, क्योंकि अगर वो काउंट करेंगे तो डबल काउंटिंग होने के चांसेस यहाँ पे, मतलब डबल काउंटिंग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है, देखो अगर हमें कहीं पे भी चेंज निकालना होता है, जैसे मान लो अगर हमें निकालना है चेंज इन स्टॉक, या फिर हमें निकालना है कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है या फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, तो वो हम चेंज कैसे निकालते हैं? चेंज हम निकालते हैं न्यू माइनस ओल्ड, मतलब एंड ऑफ द ईयर आपके पास में जो था माइनस स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, जो ओपनिंग आपके पास में था उसको आप माइनस कर दोगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर दोगे, तो आपके पास में क्या निकल के आ जाएगा? चेंज निकल के आ जाएगा। अब हम बात करें अगर नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम के अंदर हमारे पास में 3 चीजें थी। ठीक है, 3 जो एक मतलब जो हम रिलेटेड एग्रीगेट्स निकालते हैं वो हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहला हमारे पास में फॉर्मूला आता है, अगर हम ग्रोस में से डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट्स निकल के आ जाएंगे। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास में 2 तरह के होते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारे पास में होता है कि या तो हम क्या कर रहे हैं, न्यू एडिशन कर रहे हैं, और या फिर हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रिप्लेसमेंट वाली जो चीज है उसी को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट के अंदर तो ये दोनों ही आ रहे हैं। ठीक है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट में तो ये दोनों ही आ रहे हैं, लेकिन नेट के अंदर हम सिर्फ न्यू एडिशन लेते हैं, इसीलिए हम डेप्रिसिएशन को यहाँ पे क्या करते हैं? लेस करते हैं। सेकेंड हमारे पास में पॉइंट आता है, वो है डोमेस्टिक इनकम के अंदर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड करेंगे, तब हमारे पास में नेशनल इनकम निकल के आएगी। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न करी थी। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न करी गई इनकम, जो कि किसी ने भी अर्न की हो, चाहे यहाँ के लोगों ने अर्न की हो या फिर बाहर के लोगों ने अर्न की हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न किए तो वो हमारे पास में डोमेस्टिक इनकम का पार्ट हो जाएगा। नेशनल इनकम में क्या होता है? नॉर्मल रेसिडेंट्स ने अर्न किया है। ठीक है, एंड नॉर्मल रेसिडेंट्स ने जो अर्न किया है वो चाहे इंडिया में किया हो या फिर आउटसाइड इंडिया में किया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर नॉर्मल रेसिडेंट्स ने फैक्टर इनकम अर्न की है तो वो हमारे पास में नेशनल इनकम में आ जाएगा। ये जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो यहाँ पे हम उसको ऐड कर देंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जगह नेट फैक्टर पेमेंट्स टू अब्रॉड गिवन होगा तो हम उसको लेस कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में पॉइंट आता है, वो आता है फैक्टर कॉस्ट से हमें जाना है मार्केट प्राइस पे। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे हम कैसे जा सकते हैं? फैक्टर कॉस्ट जो है इसके अंदर अभी तक किसी भी तरह के टैक्सेस जुड़े हुए नहीं है, ये सिर्फ फैक्टर कॉस्ट ही, मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसी की कॉस्ट की बात हो रही है। तो हम इसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस जो गवर्नमेंट लगाएगी उसको हम ऐड कर देंगे एंड जो सब्सिडीज गवर्नमेंट देती है उसको हम लेस कर देंगे और हमारे पास में निकल के आ जाएगा मार्केट प्राइस। एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज को हम सीधा सीधा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बोल सकते हैं। तो हम फैक्टर कॉस्ट के अंदर क्या करेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, हमारे पास में जो तीनों मेथड है, जो फर्स्ट मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, इसके अंदर हम बात करते हैं वैल्यू एडिशन की। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम वैल्यू एडिशन की बात करें वो वैल्यू एडिशन हम कैसे निकालेंगे? जो भी हमारा सेल्स है, मतलब जो भी हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट है
उसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो हमारे पास में सिंगल प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, सिंगल यूज गुड्स होते हैं, उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, हम बात करें यहाँ पे नॉन फैक्टर कॉस्ट वाले जो गुड्स है उनकी। अब देखो, अगर हमने पूरा का पूरा सेल कर दिया है तो हमारे पास में सीधा सीधा यही फॉर्मूला आ जाएगा, लेकिन अगर हमने पूरा सेल नहीं किया है, हमारे पास में कुछ स्टॉक बच रहा है, ठीक है, ईयर एंड पे हमारे पास में अगर क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इससे हमारे पास में निकल के आ जाएगा वैल्यू एडिशन, ग्रोस वैल्यू एडिशन निकल के आ जाएगा, एंड इसमें इसको हम बोलते हैं जीडीपी एमपी। ठीक है, अब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमारे पास निकल के आ रहा है, नेशनल इनकम को हम बोलते हैं एनएनपीएफसी। तो हम क्या करेंगे, जीडीपी एमपी को हम एडजस्ट कर देंगे एनएनपीएफसी तक। वो कैसे करेंगे, ये ग्रॉस में है, ठीक है, तो अगर हमारे पास में ग्रोस में है तो हम क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे, हमारे पास में आ जाएगा एनडीपीएमपी। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, प्लस एनएफआईए करेंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा एनएनपीएमपी। अब मार्केट प्राइस पे हम इसमें से माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो हमारे पास में आ जाएगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब नेशनल इनकम निकल के आ जाएगा। ठीक है, सेकंड मेथड हमारे पास में यहाँ पे आता है इनकम मेथड। इनकम मेथड के अंदर हम बात करते हैं फैक्टर इनकम की। ठीक है, फैक्टर इनकम किस चीज की होती है, जो भी फैक्टर सर्विसेज होती है उसी की हम बात कर रहे हैं। अब हमारे पास में जो फैक्टर सर्विसेज है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनको जो भी हम क्या देते हैं, इनकम देते हैं। तो हमारे पास में लैंड के लिए हमारे पास में होता है रेंट, लेबर को हम देते हैं वेजेस, कैपिटल के लिए हम काउंट करते हैं इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए यहाँ पे हम बोलेंगे प्रॉफिट। ठीक है, इनकम मेथड का जो फॉर्मूला है उसके अंदर हम सबसे पहले इसको अलग कर देते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये हमारे पास में अलग आ गया। ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर सब आ जाएगा, वेजेस पेड इन कैश, काइंड, ठीक है, एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट किया है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में वो इसके अंदर आ जाएगा, एम्प्लॉई ने जो किया है वो नहीं आएगा। ठीक है, फिर इसके अंदर रिटायरमेंट पेंशन वो भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी, ओल्ड एज पेंशन यहाँ पे इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, एम्प्लॉई अगर खुद कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो भी यहाँ पे ऐड नहीं होगी, इनकम टैक्स यहाँ पे ऐड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में ये जो तीनों बचते हैं इसी को हम क्या बोल देते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में तीनों आ जाते हैं, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अभी जो प्रॉफिट है इसके अंदर हमारे पास में क्या आता है, प्रॉफिट को या तो आपने बचा के रखा होगा, रिटेन्ड अर्निंग्स जिसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। सेकंड हमारे पास में आता है, प्रॉफिट को हमने क्या किया होगा, डिविडेंड के फॉर्म में दे दिया होगा, या फिर हमने कॉर्पोरेट टैक्सेस यहाँ पे कर दिए होंगे। ठीक है, ये हमारे पास में हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस। अब एक और चीज बचती है, जहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड जो होते हैं, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद ही का बिजनेस है, एंड ये जो सारे जो भी फैक्टर्स है, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये खुद के ही हमने लगा रखे हैं, तो इंडिविजुअली इस पे हम कितना कितना अलॉट करें हमें आइडिया नहीं होगा। उस केस के अंदर हम इसको क्या ले लेते हैं, मिक्स्ड इनकम ले लेते हैं, जहां पे इनका बाइफर्केशन पॉसिबल नहीं है। इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन उस वक्त हम इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इनकम। इस मिक्स्ड इनकम में इस चारों का ही मिक्सचर यहाँ पे निकल के आता है, ये हमें निकालना नहीं है, क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर मेथड से हमारे पास में निकल के आता है एनडीपीएफसी। इसके अंदर अगर हम एनएफआईए ऐड कर देंगे तो हमारे पास में निकल जाएगा एनएनपीएफसी। अब हम बात करते हैं थर्ड मेथड की। देखो, अभी तक कोई भी फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, थर्ड मेथड की बात करते हैं। थर्ड मेथड हमारे पास में आता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड मतलब एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है, किस पे कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज पे करेंगे, तो कौन कौन करता है, हाउस होल्ड्स, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड करती है। ठीक है, जो हाउस होल्ड्स करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो प्रोड्यूसर्स करते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रोस इन्वेस्टमेंट्स। जो गवर्नमेंट करती है उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड करते हैं उसको हम नेट एक्सपोर्ट्स बोल देते हैं, एक्स माइनस एम। ठीक है, इन चारों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास में फॉर्मूला निकल के आ जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड का। तो आपको किसी भी तरीके से याद करने की जरूरत नहीं। अब इस ग्रोस इन्वेस्टमेंट्स में यहाँ पे दोनों आ जाएंगे, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स के अंदर अगेन वो दोनों चीजें जो मैंने अभी डिस्कस की थी, क्या क्या आ जाएगा, रिप्लेसमेंट वाली अगर कोई बात है तो, या फिर न्यू एडिशन अगर कोई बात है तो वो भी आ जाएगा। इवन कुछ कुछ जो फॉर्मूलाज है उसके अंदर हम इसके अंदर जो प्राइवेट फाइनल जो हाउस होल्ड्स होते हैं ना, अगर वो भी किसी तरह का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो भी हम इसी में काउंट करते हैं। इवन जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स करती है रोड्स वगैरह में, वो भी हम इसी में काउंट करते हैं। ठीक है, वो अब हम इसे एक इन्वेस्टमेंट वाले के अंदर ही काउंट कर लेते हैं उनको भी। अब यहाँ पे देखो, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको ग्रोस इन्वेस्टमेंट सीधा सीधा गिवन है तो आप उसको ऐसा कैसे ले लेंगे, हो सकता है आपको क्वेश्चन के अंदर नेट इन्वेस्टमेंट्स गिवन हो, तो अगर नेट इन्वेस्टमेंट गिवन है तो हमारे पास में जो आंसर निकल के आएगा वो भी एनडीपीएमपी आएगा। ठीक है,
अगर आप नेट लेके कर रहे हो तो, अगर आप ग्रोस लेके कर रहे हो तो आपके पास में जीडीपी एमपी आ जाएगा। हो सकता है क्वेश्चन के अंदर आपको फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन हो तो आपको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट अलग से जोड़ना है। हो सकता है आपको सीधा सीधा गिवन हो और फिर इन्वेंट्री अलग से गिवन हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट गिवन है तो इन्वेंट्री को अलग से नहीं जोड़ना है। अगर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स गिवन है, मतलब फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, तो आपको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट अलग से जोड़ना होगा। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हम कैसे निकालेंगे? चेंज इन स्टॉक से। अगेन चेंज का फॉर्मूला क्या बताया मैंने अभी? न्यू माइनस ओल्ड, मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक है माइनस ओपनिंग स्टॉक, हमारे पास में चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में यहाँ पे फॉर्मूला बनता है एक्सपेंडिचर मेथड से और इससे निकल के आ जाता है जीडीपी एमपी। ठीक है, जीडीपी एमपी जो निकल के आता है, अगेन हम इसको एडजस्ट करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो हमारे पास में आ जाएगा एनएनपीएफसी, नेशनल इनकम हमारे पास में निकल के आ जाएगी। ठीक है, बहुत इजी है, तीनों मेथड बहुत इजी है। अगर आप इनको ध्यान से करोगे तो आप इजीली इसके अंदर स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास में जो पॉइंट बचता है फर्स्ट 4 चैप्टर्स में, वो है जीडीपी वाले। हम जीडीपी निकालते हैं क्वांटिटी इनटू प्राइस से। अगर हम रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे क्वांटिटी इनटू बेस ईयर प्राइस से, एंड अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे क्वांटिटी इनटू करंट ईयर प्राइस की। ठीक है, अब देखो, अगर हमें कन्वर्जन्स करना है, अगर हमें रियल से नॉमिनल जाना है, मतलब हमारे पास में क्या है? रियल जीडीपी है, हमें निकालना है नॉमिनल जीडीपी, तो वो हम कैसे निकालेंगे? नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल्स टू, ये तो हमें निकालना है, हमारे पास में है रियल जीडीपी। फॉर्मूला रटना नहीं है, सीधी सी बात है। देखो, नॉमिनल जीडीपी के अंदर हम करंट ईयर प्राइसेस लेके चलते हैं, मतलब इन्फ्लेशन जो है वो इसके अंदर कंसिडर्ड होगा। अब इस केस के अंदर अगर हमें रियल जीडीपी से निकालना है तो रियल जीडीपी के अंदर तो बेस ईयर प्राइसेस जुड़ी हुई थी ना, तो इसके अंदर जो प्राइस इंडेक्स है या फिर हम बोल सकते हैं जो इन्फ्लेशन रेट जो थी वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं थी। किसी चीज को अगर इंक्लूड करना होता है तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस इंडेक्स से डिवाइडेड बाई 100, ये फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें रियल जीडीपी हमें निकालना और हमारे पास में है नॉमिनल जीडीपी, तो हम नॉमिनल जीडीपी से कैसे निकालेंगे? नॉमिनल जीडीपी के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, हमें चाहिए रियल जीडीपी, और रियल जीडीपी में तो हमें चाहिए नहीं होता है करंट ईयर प्राइसेस, तो मतलब जो प्राइस इंडेक्स है वो हमें चाहिए नहीं, इसमें है। अब किसी चीज को एक्सक्लूड करना है, इसमें से निकालना है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई प्राइस इंडेक्स इंटू 100। ये हमारे पास में क्या आ गया? रियल जीडीपी से नॉमिनल और नॉमिनल से रियल का कन्वर्जन। आपको ये फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, आप खुद से वहां पे कर लोगे। नेक्स्ट हमारे पास में आता है जीडीपी डिफ्लेटर, जिसको हम प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। ऑब्वियसली हमें प्राइस इंडेक्स निकालना है, मतलब हमें इन्फ्लेशन की रेट निकालनी है। वैसे इन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन रेट के अंदर, बट हम इसको मोर और लेस साथ सेम लेके समझे तो इजीली समझ लेंगे। देखो, जीडीपी डिफ्लेटर जिसको हम प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है? हमारे पास में नॉमिनल जीडीपी, ऑब्वियसली हम बड़े वाले को ऊपर रखेंगे, मतलब जो करंट वाला है उसको ऊपर लिखेंगे, तभी तो हमारे पास में जो चेंज आएगा वो निकाल पाएंगे हम, डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। नॉमिनल को हम बोल देते हैं जीडीपी एट करंट प्राइसेस और रियल जीडीपी को हम बोलते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, तो वो फॉर्मूला हमारे पास में यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है, ये बता दिया है चेंज, क्रॉस, वैल्यू एडेड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। एक चीज और बचती है, वो है ट्रिपल आइडेंटिटी। ट्रिपल आइडेंटिटी अगर क्वेश्चन आता है तो ट्रिपल आइडेंटिटी का मतलब हो गया है वैल्यू एडिशन जितना हो रहा है उतना ही इनकम जनरेशन हो रहा है, जितना इनकम जनरेशन होगा उतना ही लोग खर्चा करेंगे। तो ये जो तीनों चीजें हैं, क्या क्या? वैल्यू एडिशन, साथ साथ में इनकम जनरेशन और साथ साथ में एक्सपेंडिचर, ये तीनों हमेशा बराबर चलने वाली है, इसीलिए इसको हम ट्रिपल आइडेंटिटी मॉडल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में एक चीज बचती है, वो है नॉर्मल रेसिडेंट्स। हम किसको बोलते हैं? तो नॉर्मल रेसिडेंट्स हम बोलते हैं जो 1 साल या 1 साल से ज्यादा रह गया, मतलब ऑर्डिनरीली रिसाइडिंग फॉर 1 ईयर और मोर। एंड सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आता है कि जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में लाई करता है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? नॉर्मल रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज है वो है डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या आता है? तो डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है डोमेस्टिक, मतलब जो भी हमारे पास में जो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स है, जो टेरिटरी है, वो तो आएगी आएगी, प्लस अगर कहीं पे भी इंडियन एम्बेसी है आउटसाइड इंडिया, वो हमारे यहाँ पे आ जाएगा। माइनस कर देंगे, कोई फॉरेन एम्बेसी अगर इंडिया में है तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, हम उसको माइनस कर देंगे। प्लस जो भी शिप्स, एयरक्राफ्ट है, ठीक है, फिशिंग वेसल्स है, ऑयल एंड नेचुरल गैस जो हम निकालते हैं, ठीक है, ये जो भी डिग्स करते हैं, ये जो भी है फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स वगैरह, जिनको ऑपरेट कहाँ से किया जा रहा है? इंडिया से ऑपरेट किया जा रहा है। एंड उसका जो भी ऑपरेटर है वो इंडिया का, एंड वो कहीं पे भी ऑपरेट हो रहा हो भले ही, पर वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया है
यहाँ पे हमारे पास में जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स है उनका थोरोली रिवीजन हो गया। कुछ प्रिकॉशंस वाली चीज यहाँ पे रहती है, तो प्रिकॉशंस में ये याद रखना है कि सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स हम कभी भी नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको उस साल ले लिया था जिस साल वो बने थे, ठीक है, जिस साल उसका प्रोडक्शन हुआ था। लेकिन कमीशन या फिर ब्रोकरेज है वो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। इम्प्यूटेड वैल्यू जो होती है, इम्प्यूटेड रेंट हो गया, इम्प्यूटेड वैल्यू किसी भी चीज की, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। कोई भी प्रोडक्शन हमने किया है लेकिन उसका हमने सेल्फ कंजम्पशन भी कर लिया है तो वो यहाँ पे काउंट हो जाएगा। हाउस होल्ड सर्विसेज यहाँ पे काउंट नहीं होगी, मतलब जो हाउसवाइफ की जो सर्विसेज होती है वो काउंट नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हम उसका एस्टिमेट नहीं लगा सकते हैं। इनकम मेथड में बात करें तो इनकम मेथड में यहाँ पे हमारे पास आता है कि जो भी थेफ्ट है, गैम्बलिंग, अगर इससे कुछ भी इनकम जनरेट हुई है तो वो काउंट नहीं होगी, ठीक है, या फिर कैपिटल गेन्स वगैरह हुआ है, लॉटरीज वगैरह हुई है तो वो यहाँ पे हम काउंट नहीं करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हमारे पास में पॉइंट आता है कि शेयर्स एंड बॉन्ड्स, अगर इन सब में कुछ भी हम पैसा लगाते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर तो वो हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते, क्योंकि वो मियर पेपर क्लेम्स है, ठीक है, उसके अंदर किसी भी तरह का प्रोडक्शन नहीं हुआ है। बाकी सब बहुत नॉर्मल से पॉइंट्स है। इनकम टैक्स हम कंसिडर नहीं करते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स अगर सीधा सीधा पूछा जाए तो हम लिखेंगे नहीं आएगा, क्योंकि वो एक तरीके से ट्रांसफर पेमेंट है। लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स क्योंकि प्रॉफिट का पार्ट होता है तो वो इनडायरेक्टली इंक्लूड हो ही जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में फर्स्ट 4 चैप्टर्स के अंदर जितना भी जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने कंसिडर कर लिया है। अब हमारे पास में नेक्स्ट आता है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ मनी की, तो फंक्शंस ऑफ मनी को आप ऐसे याद रख सकते हैं। मनी जो है उसने हमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज दिया है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज प्लस हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं प्लस SMS। अब SMS क्या है हमारे पास में? स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स, ठीक है। स्टोर ऑफ वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है स्टोर एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। इन्हीं 4 को आप उल्टा कर दोगे तो आ जाएगा आपके पास में क्या, जो ड्रॉबैक्स है हमारे पास में जो ड्रॉबैक्स है हमारे पास में बार्टर सिस्टम के, वो हमारे पास में आ जाएगा। जैसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स चाहिए था, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था, वहां पे कॉमन यूनिट नहीं था, ठीक है, लैक ऑफ स्टैंडर्ड, ये जो डेफर्ड पेमेंट्स थे वो वहां पे पॉसिबल नहीं था। तो इसका ठीक उल्टा आप कर दोगे तो बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स आ जाएंगे। इसके बाद में उस चैप्टर में आता है फॉर्म्स ऑफ मनी, जिसके अंदर हमारे पास में आता है फिएट मनी, फिड्यूशियरी मनी। फिएट मनी क्या होता है? जो कि इश्यू होता है बाय ऑर्डर एंड अथॉरिटी, उसको कोई भी मना नहीं कर सकता है। फिड्यूशियरी मनी जो होता है उसके अंदर आता है चेक्स, तो उसके अंदर आप मना भी कर सकते हैं। वहां पे ये ट्रस्ट के बेसिस पे एक्सेप्ट होता है, जो भी पेयर और पे होता है उसके बीच में ट्रस्ट के बेसिस में उसको एक्सेप्ट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। तो फुल बॉडीड मनी का मतलब क्या हो गया? जो कमोडिटी वैल्यू है और जो उसके ऊपर मनी वैल्यू लिखी हुई है वो दोनों बराबर हो गई तो फुल बॉडीड मनी। क्रेडिट मनी के अंदर क्या होता है? जो कमोडिटी वैल्यू है वो बहुत ज्यादा कम होती है, इज फार लेस देन जो मनी वैल्यू उसके ऊपर लिखी हुई होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं? क्रेडिट मनी। नेक्स्ट इसके अंदर आता है, नेक्स्ट हमारे पास में पॉइंट इसके अंदर रहता है फॉर्म्स ऑफ मनी हो गया सप्लाई ऑफ मनी। तो सप्लाई ऑफ मनी के अंदर हम किसको लेते हैं? सप्लाई ऑफ मनी के अंदर वो लोग आते हैं जो मनी की डिमांड करते हैं, ना कि जो लोग सप्लाई करते हैं वो यहाँ पे नहीं आता है। मतलब आरबीआई के पास में जितना पैसा है, कमर्शियल बैंक के पास में जितना पैसा है, गवर्नमेंट के पास में जितना पैसा है वो यहाँ नहीं आएगा। जो जनरल पब्लिक के पास में जो पैसा है वही यहाँ पे कंसिडर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, M1, M2, M3, M4, 4 मेजर्स थे हमारे पास में। M1 के अंदर आता है C प्लस DD प्लस OD, ठीक है। यहाँ पे C का मतलब क्या हो गया? कैश, जो भी हेल्ड बाय द पब्लिक। DD मतलब डिमांड डिपॉजिट, जिसको हम कभी भी डिमांड करके विड्रॉ कर सकते हैं, जो चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं। लास्ट होता है अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स के अंदर अगेन जो सप्लायर्स ऑफ मनी है उनका पैसा नहीं आएगा, मतलब आरबीआई, कमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट का पैसा यहाँ पे नहीं आएगा। तो फिर किसका आएगा? इसके अंदर आता है हमारे पास में जो भी हमारे पास में पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे नाबार्ड हो गया, फॉरेन बैंक्स, फॉरेन गवर्नमेंट, उनका पैसा आ जाता है, ठीक है। IMF, मॉनेटरी फंड्स जो है उनका पैसा यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। अगर उनकी कोई भी डिपॉजिट्स है तो वो यहाँ पे कंसिडर हो जाएगी। ये तो हमारे पास में हो गया M1 मेजर। M2 के अंदर हम पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक अकाउंट में भी जो भी कुछ अगर पैसा है, डिपॉजिट्स है, उसको कंसिडर कर लेंगे। मतलब M1 प्लस पोस्ट ऑफिस वाला हो गया हमारे पास में M2। अब हमें निकालना है M3। तो M3 के अंदर देखो, M1 निकालते वक्त हमने लिया था डिमांड डिपॉजिट्स, इसके अंदर हम टर्म डिपॉजिट्स भी ले लेंगे, जो हमारे फिक्स डिपॉजिट्स है वो भी हम कंसिडर कर लेते हैं। तो M3 हम निकालते हैं M1 प्लस टर्म डिपॉजिट्स, एंड M4 के अंदर तीनों आ जाएंगे, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस के अंदर जो भी डिपॉजिट थी प्लस टर्म डिपॉजिट, ये तीनों ही हमारे पास में आ जाएगा। वो क्या बन जाएगा? M4 बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास में मनी वाला चैप्टर तो कंप्लीट होता है। बैंकिंग वाले चैप्टर के अंदर सबसे पहले आता है क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला जो है K = 1/CRR। CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो। अगर हमें निकालना होता है डिमांड डिपॉजिट्स, वैसे तो प्राइमरी डिपॉजिट्स प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट्स होता है, और तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं 1/CRR इंटू जो भी हमारे पास में कैश रिजर्व्स है, उससे भी हम क्या निकाल लेंगे? डिमांड डिपॉजिट्स हम निकाल लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास में हो गया। इसका क्वेश्चन आता है डेफिनेटली, या तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आएगा
या फिर क्रेडिट क्रिएशन आएगा। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछेगा, तो आपको इन दोनों की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, ठीक है। अब हमारे पास में आता है, हाँ, इसके अंदर बचता है बैंकिंग वाले चैप्टर के अंदर फंक्शंस ऑफ आरबीआई। फंक्शंस के अंदर तो आप लिख लोगे आराम से। इसके अंदर क्या होता है, वो बैंकर्स बैंक है, सुपरवाइजरी रोल है, ठीक है, इश्यू करेंसी इश्यू करता है, एंड और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो गया हमारे पास में, ठीक है। तो ये सब तो पॉइंट्स आप लिख लोगे। इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स। देखो क्वांटिटेटिव मेजर्स के अंदर हमारे पास में बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये हमारे पास में 6 पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। बैंक रेट क्या होता है, जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे रही है, ठीक है, उसको हम बैंक रेट बोलते हैं। रेपो रेट क्या होता है, जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे रही है, लेकिन इनके बीच में क्या हुआ है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज हो गई है, कमर्शियल बैंक ने सिक्योरिटीज रखी है, एंड जब वो पैसा लौटाएगी तो सिक्योरिटीज वापस ले लेगी, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट के केस के अंदर क्या हो रहा है, कमर्शियल बैंक पैसा पार्क कर रही है आरबीआई के पास में, एंड आरबीआई क्या कर रहा है, उनको सिक्योरिटीज दे रहे हैं। जब भी उनका वापस से मतलब टाइम होगा, तब क्या करेगी आरबीआई, अपनी सिक्योरिटीज वापस ले लेगी, कमर्शियल बैंक अपने पैसा वापस ले लेगी। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज की बात हो रही है। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, वो रेशियो, वो रिजर्व्स जो कि आरबीआई के पास में बैंक को रखना होता है, वो होता है कैश रिजर्व रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या होता है, कैश, गोल्ड एंड अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के फॉर्म में स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वहां पे मेंटेन करना होता है हर बैंक को। अब देखो, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की अगर सिचुएशन है तो इन्फ्लेशन में क्या करेंगे, इन्फ्लेशन की सिचुएशन में हो क्या रहा है, अभी मनी का फ्लो ज्यादा है, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन है मतलब मार्केट में पैसा ज्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी, मार्केट में पैसा कम हो। मार्केट में पैसा कम होगा, जब बैंक्स क्रेडिट क्रिएशन कम करेगी तभी तो मार्केट के अंदर पैसा कम आएगा, ठीक है। अब बैंक क्रेडिट क्रिएशन कम कैसे करेगी, अगर इन सबको बढ़ा दिया, जैसे बैंक रेट बढ़ गई, रेपो रेट बढ़ गई, रिवर्स रेपो रेट बढ़ गई, सीआरआर को बढ़ा दिया, एसएलआर को बढ़ा दिया, एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंदर क्या कर देगी, जो आरबीआई है, जो मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट को क्या कर देगी, सेल कर देगी। अगर वो यहाँ पे सेल कर देगी तो कमर्शियल बैंक परचेज कर लेगी। कमर्शियल बैंक अगर परचेज कर लेगी तो कमर्शियल बैंक का पैसा तो किसमें लग गया, उसको परचेज करने में लग गया, ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास में इन्फ्लेशन जो होगा वो कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि ये लोग क्रेडिट क्रिएशन कम कर पाएंगे। अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट यहाँ पे क्या कर लेगी, आरबीआई खुद से वापस से परचेज कर लेगी। परचेज करेगी तो पैसा देगी तो मार्केट में पैसा आ जाएगा, बैंक्स के पास में पैसा आएगा, बैंक क्या करेगी, क्रेडिट क्रिएशन कर पाएगी। सीआरआर, एसएलआर इनको भी क्या कर देगी, कम कर देगी। यहाँ पे हमारे पास हो गए क्वांटिटेटिव मेजर्स। फिर हम बात करते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स। तो क्वालिटेटिव मेजर्स के अंदर हमारे पास में क्या आता है, सबसे पहले आता है मोरल सुएशन, ठीक है। मोरल सुएशन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो आरबीआई है वो क्या करता है, वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। उनको वो गाइड करता है कि किस तरीके से आपको क्या करना है, कमर्शियल बैंक को बताता है कि किस तरीके से आपको जो भी है रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको फॉलो करने, ठीक है। अगर वो नहीं मानते तो वो उनको परसुएड करता है, ठीक है, उनको एक बार इन्फॉर्मेशन नोटिफाई कर देता है। फिर भी अगर वो नहीं करते तो उनको प्रेशर डालता है। फिर भी अगर कमर्शियल बैंक नहीं करते तो क्या करेगी, फिर आरबीआई उनको क्या कर देगी, डी रिकॉग्नाइज कर देगी, ठीक है। तो एक तो हमारे पास में आ गया मोरल सुएशन। सेकंड हमारे पास में आता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। अब क्रेडिट राशनिंग का मतलब क्या हो गया कि पर्टिकुलर किस सेक्टर के अंदर कितना लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, उसकी जो लिमिट होती है उसकी बात करते हैं। जैसे एजुकेशन सेक्टर में इतना ही लोन देना है, या फिर पर्टिकुलरली हाउसिंग लोन से इतने ही अप्रूव होने चाहिए, तो कितने सैंक्शन कर सकते हैं उसके ऊपर लिमिट लगा देना। अगर उसमें लिमिट लगा दी तो फिर कमर्शियल बैंक लोन दे ही नहीं पाएगी। तो इन केस ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, लिमिट को बढ़ा देते हैं, डिफ्लेशन के केस के अंदर लिमिट को कम कर देते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट बचता है, वो है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, जितने का आपने लोन लिया है, ठीक है, और जो आप कोलेटरल सिक्योरिटी दे रहे हो, कोलेटरल सिक्योरिटी ऑब्वियसली आप ज्यादा का दे रहे हो, उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा मार्जिन रिक्वायरमेंट। मतलब अगर आपको 10 लाख का लोन चाहिए तो आपने 12 लाख की कोलेटरल सिक्योरिटी दी होगी, तो 12 माइनस 10 लाख हमारे पास में जो 2 लाख आ रहा है वो क्या हो गया, मार्जिन रिक्वायरमेंट की बात यहाँ पे हो रही है। अगर इन्फ्लेशन है तो इसको वो क्या करेंगे, बढ़ा के 16 कर देंगे मान लो, और अगर डिफ्लेशन है तो उस केस के अंदर इसको वो क्या कर देंगे, 11 लाख कर देंगे, ताकि लोग आराम से लोन ले ले, ठीक है। ये हमारे पास में आगे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स भी यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, एंड मनी एंड बैंकिंग के अंदर जो भी था सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो चुके हैं। एक पॉइंट रह रहा है, वो है मिनिमम रिजर्व। जब भी आरबीआई को करेंसी इशू करनी होती है तो मिनिमम रिजर्व कितना रखती है, ठीक है। मतलब मिनिमम रिजर्व रखने के लिए कितना चाहिए, 200 करोड़ रुपीज चाहिए होते हैं, इन फॉर्म ऑफ क्या चाहिए यहाँ पे, गोल्ड, ठीक है, प्लस फॉरेन सिक्योरिटीज यहाँ पे चल जाती है, जिसके अंदर भी जो गोल्ड का जो रिजर्व होता है वो ₹115 करोड़ एटलीस्ट उतना तो होना ही चाहिए, ठीक है।
अब हम बात करते हैं हमारे पास में ADAS जो है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाले चैप्टर की। देखो एग्रीगेट डिमांड जो है उसके कंपोनेंट्स हम C+I सिर्फ 2 ही लेके चलेंगे, क्योंकि हमारे मेन 3 असम्पशंस ही क्या है, हम 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ 2 ही सेक्टर्स कंसिडर करते हैं। दूसरी चीज हम शॉर्ट पीरियड की बात कर रहे हैं, एंड तीसरी चीज AS जो है वो परफेक्टली क्या है, इलास्टिक है हमारे पास में। तो AD के हम 2 ही कंपोनेंट्स लेंगे। अगर हम 4 की बात करते हैं तो इसमें G + X - M भी जुड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे फिलहाल बात सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स की कर रहे हैं, वो है C+I। अब अगर हमें यहाँ पे बनाना है तो जो कंजम्पशन है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ कंजम्पशन डेफिनेटली होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो हमारा जो कंजम्पशन कर्व है वो जीरो से कहीं ऊपर शुरू होगा। अब जो इन्वेस्टमेंट्स हम बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स को हम ऑटोनोमस मान के चलते हैं, तो ये हमारे पास में हो गया इन्वेस्टमेंट्स का, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया इनकम। जो भी आप बना रहे हो उसको हमें लिखते हैं वाई एक्सिस पे, और जिसके बेसिस पे बना रहे हो हम लिख देते हैं एक्स एक्सिस पे। एडी अगर हमें बनाना है तो एडी यहाँ पे इसके जस्ट पैरेलल यहाँ पे बन जाएगा। ये हमारे पास में हो गया एडी कर्व, ठीक है। एडी हम बोलते हैं प्लान्ड एक्सपेंडिचर की, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज पे आप प्लान करते हो वो हमारे पास में हो गया एडी, ठीक है। अब अगर हमें एएस कर्व बनाना है तो एएस जो होता है वो बिल्कुल 45 डिग्री पे होता है। क्यों? क्योंकि एएस जो होता है वो इनकम के बराबर होता है। अब एएस इनकम के बराबर कैसे हुआ? एएस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्शन कर रहे हैं। प्रोडक्शन करेंगे तो डेफिनेटली इनकम जनरेशन होगी। प्रोडक्शन करेंगे, वैल्यू एडिशन होगा, वैल्यू एडिशन होगा तो इनकम जनरेशन होगा। तो इसीलिए जो एएस है वो हमारे इनकम के बराबर हो जाता है। क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं इसलिए वो 45 डिग्री पे बनता है, ठीक है। ये हमारे पास में हो गए एडी एएस कर्व, यहाँ पे हो गए हैं। अब देखो इसका जो क्वेश्चन आता है वो हमारे पास में आता है एपीसी, एमपीसी, इन सबसे रिलेटेड। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आप किसको बोलोगे? इनकम का कितना पोर्शन कंज्यूम किया, ये हमारे पास में हो गया एपीसी। वैसे ही इनकम का कितना पोर्शन आपने सेव किया, ये हमारे पास में हो गया एपीएस, ठीक है। थर्ड हमारे पास में होता है एमपीसी, चेंज इन इनकम का कितना पोर्शन आपने कंज्यूम किया, ये हो गया हमारे पास में एमपीसी। एमपीएस हम किसको बोलेंगे? चेंज इन इनकम का कितना पोर्शन आपने सेव कर लिया, ये हमारे पास में हो गया एमपीएस, ठीक है। एपीसी जो होता है, क्योंकि कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता है तो एपीसी भी हमारे पास में जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर जीरो नहीं हो सकता तो ऑब्वियसली नेगेटिव नहीं हो सकता है। एपीसी हमारा 1 हो सकता है, एपीसी हमारा मोर देन 1 भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है इनकम हमारे पास में 100 ही थी, हमने खर्चा 120 का किया हो, तो इसीलिए हमारे पास में एपीसी मोर देन 1 हो सकता है। एपीएस जो होता है, सेविंग्स जो होती है वो कभी भी 1 नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमने जितना कमाया उतना पूरा तो सेव नहीं कर सकते, हम कुछ ना कुछ कंजम्पशन डेफिनेटली करेंगे, इसलिए हमारी सेविंग्स इक्वल टू 1 नहीं हो सकती। अगर इक्वल टू नहीं हो सकती तो मोर देन 1 भी नहीं हो सकती। तो मतलब हमारी जो सेविंग्स है वो लेस देन 1 रहेगी। नेक्स्ट, सेविंग्स जीरो हो सकती है डेफिनेटली, क्योंकि अगर हमारे पास कुछ इनकम ही नहीं है तो सेविंग्स हमारे पास में जीरो हो जाएगी। हम सिर्फ ऑटोनोमस कंजम्पशन कर रहे हैं, सेविंग्स हमारे पास में नेगेटिव भी हो जाएगी। जब हमारे पास में जीरो लेवल ऑफ इनकम था तो हमने पास्ट सेविंग्स में से ही किया था, इसीलिए हमारे पास में देखो एपीएस जो है वो ना तो इक्वल टू 1 हो सकता है, ना ही वो मोर देन 1 हो सकता है, वो लेस देन 1 हो सकता है, वो जीरो हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। एमपीसी की अगर हम बात करें तो एमपीसी 0 से 1 के बीच में लाई करता है, एमपीएस भी 0 से 1 के बीच में लाई करता है। 0 से 1 का मतलब हो गया ये दोनों ही 0 भी हो सकते हैं और ये दोनों ही 1 भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों ही जो है नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, ठीक है, और ये दोनों ही मोर देन 1 भी नहीं हो सकते हैं, किसी भी हालत में मोर देन 1 भी नहीं हो सकते हैं। अब अगर हम इसको समझे तो देखो हो सकता है जो भी चेंज आया है इनकम का उसको हमने पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया हो, हमने उसमें से कुछ भी सेव नहीं किया। तो अगर हमने जितना चेंज आया उसको पूरा कंज्यूम कर लिया तो हमारा एमपीसी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एंड जैसे मान लो 100 रुपए से इनकम बढ़ी और आपने 100 रुपए ही से ही कंजम्पशन बढ़ा लिया तो आपका जो एमपीसी है वो 1 हो जाएगा। 100 रुपए से इनकम बढ़ी, आपने 0 रुपए से कंजम्पशन बढ़ाया तो 0 हो जाएगा। वैसे ही एमपीएस है, 100 रुपए से इनकम बढ़ी, 100 के 100 आपने सेव कर लिया तो 1 हो सकता है। 100 रुपए से इनकम बढ़ी, आपने कुछ भी सेव नहीं किया तो आपके पास में 0 हो जाएगा। तो ये एमपीसी और एमपीएस दोनों 0 से 1 के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बस एक चीज बचती है वो है इनका रिलेशन। देखो कंजम्पशन फंक्शन अगर हमें निकालना होता है तो वो होता है सी बार प्लस बी ऑफ वाई। यहाँ पे बी की हम बात करते हैं तो वो होता है एमपीसी। सेविंग फंक्शन हमें निकालना होता है तो माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। 1 माइनस बी मतलब हम यहाँ पे एमपीएस की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनका रिलेशन अगर हमें निकालना है तो वो क्या है? एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1।
अब अगर आप सोचो ये कैसे याद रखना है, तो देखो इनकम को या तो हम कंज्यूम करेंगे या फिर सेव करेंगे। अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं y से ही डिवाइड करती हूँ तो ये हमारे पास में आ जाएगा APC प्लस APS। ठीक है। दूसरा है चेंज इन इनकम को या तो हम कंज्यूम करेंगे या फिर हम सेव करेंगे। उस केस के अंदर भी अगर मैं इसको चेंज इन इनकम से डिवाइड करती हूँ तो हमारे पास में आ जाता है MPC प्लस MPS। तो ये हमारे पास में इनका रिलेशन यहाँ पे आता है। ठीक है। एक और चीज है वो है स्लोप। अगर हम स्लोप की बात करें कि स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन कौन बताता है तो वो हमें MPC बताता है। वैसे स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन हमें कौन बताता है, वो बताता है हमें MPS। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आता है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट की बात हो रही है। दो तरह से हम निकाल सकते हैं, AD इक्वल्स टू AS और S इक्वल्स टू I। ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट एक पॉइंट रह गया। ब्रेक इवन पॉइंट हम किसको बोलेंगे, जब हमारे पास में इनकम जो है वो पूरी की पूरी हम कंज्यूम कर रहे हैं, सेकेंडली हमारी सेविंग्स जो है उस वक्त जीरो है। अगर इसका ग्राफ हम बनाएं तो ये हमारा सेविंग्स हो गया है। ठीक है। ये हमारे पास में AS हो गया है। अब हमें बनाना है AD। AD नहीं बनाना, हमें बनाना है पहले C। देखो ये हमारे पास में हो गया I, जिस पॉइंट पे AD AS बराबर है उसी पॉइंट पे S इक्वल्स टू I होना चाहिए, क्योंकि वो आपका क्या है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब जिस पॉइंट पे आपका सेविंग्स जो है वो जीरो होगा, ठीक है, जिस पॉइंट पे सेविंग्स जीरो होगा उस पॉइंट पे हमारा जो AS है, मतलब जो Y कर्व है, वो कंजम्पशन के बराबर होगा। तो अब मुझे एक पॉइंट और बनाना है, वो है कंजम्पशन का पॉइंट। तो वो मैं बनाऊंगी यहाँ पे। ठीक है। मतलब इस पॉइंट पे हमारे पास में अगर मैं बात करूं तो जहां पे हमारे पास में सेविंग्स इक्वल्स टू जीरो है, इस जगह हमारी सेविंग्स इक्वल्स टू जीरो है, इस पॉइंट पे ही हमारे पास में y इक्वल्स टू कंजम्पशन है। तो जहां पे हमारे पास में y इक्वल्स टू कंजम्पशन, मतलब जितना कमाया उतना पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया है और हमने कुछ भी सेविंग्स नहीं किया है, तो ये पॉइंट तो हमारा हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है। और जहां पे हमारे पास में AD AS बराबर है, इस जगह AD और AS बराबर और S और I बराबर है, ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास में हो गए पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में दो सिचुएशंस और आती है। वो आती है अगर जैसे AD AS की अगर हम बात करें, हो सकता है AD मोर देन AS हो और हो सकता है AD लेस देन AS हो। अगर देखो AD मोर देन AS है, मतलब डिमांड ज्यादा है। अगर डिमांड ज्यादा है तो क्योंकि AS परफेक्टली इलास्टिक होता है, ये हमारा बेसिक अजम्पशन है, हम ये मान के चलते हैं कि इकोनॉमी के अंदर अभी कहीं ना कहीं कैपेसिटी बाकी है, वो फुलर कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे डिमांड ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। और प्रोडक्शन तब तक बढ़ाएंगे जब तक AD AS बराबर ना हो जाए। सिंपल। अगर AD लेस देन AS है, मतलब डिमांड है ही नहीं, अगर डिमांड नहीं है तो अनडिजायर्ड स्टॉक्स तो पहले से ही रह रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे, प्रोडक्शन को यहाँ बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे कम कर देंगे, तब तक कम कर देंगे जब तक AD AS हमारा बराबर ना हो जाए। दूसरी चीज बचती है S इक्वल्स टू I। तो हो सकता है सेविंग्स मोर देन इन्वेस्टमेंट्स हो सकता है सेविंग्स लेस देन इन्वेस्टमेंट्स हो। जो दो डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस है, यहाँ पे सेविंग्स अगर ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से, इसका मतलब लोग अभी क्या कर रहे हैं, डिमांड कम कर रहे हैं, सेविंग ज्यादा कर रहे हैं, मतलब कंजम्पशन कम कर रहे हैं ना, तभी तो सेविंग ज्यादा हो रही है। तो मतलब लोग डिमांड कम कर रहे हैं, डिमांड कम कर रहे हैं, इसका मतलब अनडिजायर्ड स्टॉक अभी भी मार्केट के अंदर है। अगर स्टॉक मार्केट के अंदर है तो सप्लायर्स क्या करेंगे, सप्लाई कम कर देंगे। अब अगर सप्लायर्स ने सप्लाई कम कर दी तो मतलब प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और प्रोडक्शन के कम होते से ही क्या हो जाएगा, हमारे पास में इनकम जनरेशन कम हो जाएगी। लोगों के पास में अगर पैसा कम आएगा तो लोग सेविंग्स कम करेंगे, और ये तब तक चलेगा जब तक S इक्वल्स टू I ना हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास में होता है अगर सेविंग्स लेस देन इन्वेस्टमेंट्स है, इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, मतलब लोग सेविंग्स कम कर रहे हैं, खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, मतलब एग्रीगेट डिमांड हमारे पास में भी ज्यादा है। अगर एग्रीगेट डिमांड हमारे पास में ज्यादा है तो हम क्या कर देंगे, प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे। प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो इनकम जनरेशन होगी, इनकम जैसे ही होगी तो लोग फिर सेविंग्स करने लगेंगे, एंड ये तब तक चलेगा जब तक सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट ना हो जाए। ये हमारे पास में जो दोनों जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस है वो मैंने यहाँ पे कवर की है। इसका अगर क्वेश्चन आता है तो मैं यही बोलूंगी, अगर AD AS का आता है तो सबसे पहले आपको लिखना है AD क्या होता है, AS क्या होता है, उनके कंपोनेंट्स लिखा, उसके बाद में आपको ग्राफ बनाना है, उसकी रीडिंग्स देनी है, इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखनी है, डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन लिखनी है, और टेबल भी बनानी है साथ के साथ। ठीक है, जो AD AS वाला चार्ट है वो बनाना है। सेम अगर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन आता है तो उस केस के अंदर भी सेविंग्स क्या होती है, इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है,
फिर उसके साथ में आपको इसका चार्ट बना, मतलब पहले तो इसकी टेबल बनानी है, टेबल बना के फिर ग्राफ बना के उसकी रीडिंग्स देके डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस भी लिखनी है। अब इस चैप्टर के अंदर एक और चीज बचती है, वो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब हो गया है कि अगर हमने थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट किया है तो उसकी वजह से हमारे पास में इनकम के अंदर कितना चेंज आए। मतलब अगर मान लो 1500 रुपए से इन्वेस्टमेंट किया है तो हो सकता है उसका इनकम में 6000 का फर्क पड़ रहा हो। तो मतलब चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमारे पास में फॉर्मूला बनता है इसका। और फॉर्मूलाज भी हमारे पास में वो है k = 1/1 माइनस एमपीसी। 1 माइनस एमपीसी को हम एमपीएस भी बोलते हैं, इसलिए 1/एमपीएस हमारे पास में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, इसका भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हो या फिर क्रेडिट क्रिएशन हो, इन दोनों का जो चार्ट वाला जो सिस्टम है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। अब अगर हम बात करते हैं तो लास्ट चैप्टर जो इसका बचता है इस यूनिट का, वो है प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड। एक बार मैं देख लेती हूँ सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं ना। एपीसी, एपीएस, 3 बेसिक अजम्पशंस मैंने बता दिए थे। डेफिशिएंट डिमांड, हाँ अगर डेफिशिएंट डिमांड है, अच्छा हाँ ये चैप्टर, चलो लास्ट चैप्टर शुरू करते हैं। वो है हमारे पास में डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, वही रह रहा है हमारे पास में। डेफिशिएंट डिमांड, दूसरा बचता है एक्सेस डिमांड। ठीक है, डेफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या हो गया है, यहाँ पे अगर हमारे पास में एएस है वो भी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है, एएस एडी आउटपुट, और जो हमारा एडी है वो भी अगर फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, तो डेफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या हो गया है कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट है उससे कहीं कम हमारे पास में एक एडी है, प्लांट एडी जो है वो हमारा इससे कहीं नीचे चल रहा है। इस जगह जो हमारे पास में इक्विलिब्रियम आ रहा था वो दूसरा आ रहा था, यहाँ पे हमारे पास में इक्विलिब्रियम आ रहा है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट पे आ रहा है, यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ रहा था। तो यहाँ से हमारे पास में अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल का आउटपुट निकलेगा। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया फुल एम्प्लॉयमेंट का। ये तो हो गया डेफिशिएंट डिमांड का केस। इस जगह ये जो डिफरेंस है ये हमारे पास में क्या आ गया, डेफिशिएंट डिमांड का डिफरेंस है, इसको हम डेफिशिएंट डिमांड बोल सकते हैं। और इसी की वजह से हमारे पास में बनता है डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है यहाँ पे एक्सेस डिमांड का सिचुएशन। एक्सेस डिमांड में अगेन ये हमारे पास में एएस है जो फुल एम्प्लॉयमेंट पे, ये हमारे पास में एडी है जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे है। तीसरा जो हो रहा है, अब क्या हो रहा है, एडी जो प्लांट है वो इससे भी कहीं ऊपर गया। ठीक है, इससे भी ज्यादा अगर हो गया है, उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, ये हमारे पास में इक्विलिब्रियम जो है ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे है। तो अब एडी जो है, एएस जो है वो पहले से फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, तो हम प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन के अंदर हमें यहीं पे ही रहना पड़ जाएगा, हम इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते, एएस ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पे था यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे बात करते हैं, इसको हम लिख देते हैं आउटपुट एडी एंड एएस हमारे पास में यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे ये जो डिफरेंस निकल के आता है, यही डिफरेंस क्या है हमारे पास में, एक्सेस डिमांड का डिफरेंस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। ये हमारे पास में बन के आता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो वो यहाँ पे है कि क्यों डेफिशिएंट डिमांड हुई है या फिर क्यों एक्सेस डिमांड हुई है। अगर डेफिशिएंट डिमांड हुई है तो जो लोग डिमांड करते हैं उन्होंने डिमांड कम करी होगी, तो कॉजेज में क्या आ जाएगा, जो भी हमारे पास में हाउस होल्ड्स है, जो प्रोड्यूसर्स है, जो गवर्नमेंट है, हमने जो एक्सपोर्ट किया है, हमने जो इम्पोर्ट किया है, वो सब कम हुआ होगा। मतलब हाउस होल्ड ने खर्चा कम किया होगा, प्रोड्यूसर्स ने खर्चा कम किया होगा, गवर्नमेंट ने खर्चा कम किया होगा, हमने एक्सपोर्ट कम किए होंगे, इम्पोर्ट ज्यादा किए होंगे, और गवर्नमेंट ने टैक्सेस जो है उसको बढ़ा दिया होगा, जिसकी वजह से लोगों ने खर्चा कम किया, इस वजह से डेफिशिएंट डिमांड हो गई। यहाँ पे अगर एक्सेस डिमांड की बात करें तो हो सकता है हाउस होल्ड्स ने खर्चा ज्यादा किया होगा, प्रोड्यूसर्स ने खर्चा ज्यादा किया है, गवर्नमेंट ने खर्चा ज्यादा किया है, हमने एक्सपोर्ट ज्यादा किए, हमने इम्पोर्ट कम किए, गवर्नमेंट के भी टैक्सेस जो थे वो कम थे उस वक्त। ठीक है, ये पॉइंट वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास में आ गए कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड। इस कॉजेज के बाद में हमारे पास में आता है कॉन्सिक्वेंसेज कि इसके रिजल्ट से होता क्या है। तो देखो अगर हम डेफिशिएंट डिमांड की बात करें तो इस सिचुएशन के अंदर हम अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। ठीक है, जो हमारा इक्विलिब्रियम आएगा वो अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आएगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमारे यहाँ पे डिफ्लेशनरी गैप बन जाता है। ठीक है, ये हमारे पास में हो गया, डिफ्लेशनरी गैप बन रहा है हमारे पास में। थर्ड पॉइंट जो है, क्योंकि डिमांड कम है तो फिर प्रोड्यूसर्स के पास में क्या बचेगा, अनडिजायर्ड स्टॉक यहाँ पे उनके पास में रह जाएगा।
एंड उसको उनको सेल करना होगा, उनको लॉसेज हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट वैसे ही हमारे पास में आता है इसकी कॉन्सिक्वेंसेज की अगर हम बात करें एएस की, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं स्टेटिक जीडीपी। स्टेटिक जीडीपी क्यों लिखा है, क्योंकि हम क्वांटिटी तो बढ़ा ही नहीं सकते, तो क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकते तो रियल जीडीपी में तो कुछ भी चेंज नहीं आ सकता है, इसलिए यहाँ पे हो गया स्टेटिक जीडीपी, क्योंकि एएस जो है वो पहले से फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा है। सेकंड यहाँ पे आ जाएगा इन्फ्लेशनरी गैप, यहाँ पे भी बन जाता है। ठीक है, इन्फ्लेशनरी गैप बन गया है। वेज प्राइस स्पाइरल, वेज प्राइस स्पाइरल का मतलब हो गया वेजेस केचेस प्राइसेस एंड प्राइसेस केचेस वेजेस। वेजेस के बढ़ने से प्राइसेस बढ़ रही है, प्राइसेस के बढ़ने से वेजेस बढ़ रही है, एंड यहाँ पे भी लॉस ऑफ प्रॉफिट हो रहा है। अब आप सोचो किस चीज का लॉस हो रहा है, तो अगर कोई कस्टमर खाली जा रहा है तो उससे जो मिलने वाला मार्जिन था उसका यहाँ पे लॉस हो रहा है, ये हमारे पास में आ गया कॉन्सिक्वेंसेस। एक और चीज यहाँ पे बचती है वो है अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो इस सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट कैसे फिस्कल मेजर्स लेगी, मतलब फिस्कल मेजर्स गवर्नमेंट क्या लेगी। फिस्कल मेजर्स के अंदर हमारे पास में आता है अगर डेफिशिएंट डिमांड है, मतलब फिलहाल मार्केट के अंदर डिमांड कम है, फिलहाल मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई कम है, तो फिस्कल मेजर्स के अंदर गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ा देगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगी, टैक्सेस को कम कर देगी ताकि लोगों के पास में पैसा बचे और वो उससे डिमांड क्रिएट करे। ठीक है, दो पॉइंट्स तो ये आ गए। जो बोरोइंग्स करती है पब्लिक से, बोरोइंग्स फ्रॉम पब्लिक, उसको तो वो क्या कर देगी, कम कर देगी। अगर पब्लिक से पैसा बोरो कम करेगी तो पब्लिक के पास में पैसा रहेगा, एंड जो पब्लिक है वो क्या करेगी, खर्चा कर पाएगी। एंड लास्ट है बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई, उसको वो क्या कर देगी, बढ़ा देगी। आरबीआई से पैसा ले लेगी ज्यादा और फिर खुद खर्चा करेगी, इसलिए बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई को यहाँ पे बढ़ा देगी। ये हमारे पास में आ गया फिस्कल मेजर्स डेफिशिएंट डिमांड के केस के अंदर। एक्सेस डिमांड के अंदर क्या हमारे पास में आएगा, पहले से डिमांड ज्यादा है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट अपना खर्चा तो कम कर देगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो गए, टैक्सेस बढ़ा देगी ताकि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाए। बोरोइंग्स फ्रॉम पब्लिक जो है उसको भी वो बढ़ा देगी क्योंकि मार्केट के अंदर पहले से ही पैसा पब्लिक के पास में बहुत ज्यादा है। लास्ट हमारे पास आता है बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से बोरोइंग्स वो कम करेगी। ये हो गया हमारे पास में फिस्कल मेजर्स। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे बचती है वो है मॉनेटरी मेजर्स। मॉनेटरी मेजर्स के अंदर हमारे पास में वही सारे पॉइंट्स आते हैं जो हमने अभी अभी पढ़ा था बैंकिंग वाले चैप्टर के अंदर। जो भी हमारे पास में बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, साथ में मोरल सुएशन, क्रेडिट राशनिंग, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, ये जो भी सारे पॉइंट्स है। अब बात करते हैं हम डेफिशिएंट डिमांड की। फिलहाल मार्केट में डिमांड कम है, ठीक है, मतलब मार्केट के अंदर फिलहाल पैसा कम है, तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बढ़े। अगर मनी सप्लाई बढ़ानी है तो इन सभी रेट्स को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, इन सबको कम कर देगी। सेकेंडली ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंदर गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट परचेज कर लेगी। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करती है तो मार्केट में पैसा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर लेगी, परचेज कर लेगी। मोरल सुएशन, यहाँ पे वो थोड़ा सा लिबरल हो जाएंगे, क्रेडिट राशनिंग की लिमिट बढ़ा देंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देंगे। सेम चीज अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड के अंदर पहले से मार्केट में डिमांड ज्यादा है तो वो चाहेंगे कि सब मतलब मनी सप्लाई कम हो जाए, तो बैंक रेट को बढ़ा देंगे, रेपो रेट को बढ़ा देंगे, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देंगे, सीआरआर को यहाँ पे बढ़ा देंगे, एसएलआर बढ़ा देंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंदर वो सेल कर देंगे। यहाँ पे मोरल सुएशन मतलब वो थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। फिर हमारे पास आता है क्रेडिट राशनिंग, उसको भी वो स्ट्रिक्ट कर देंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को वो यहाँ पे बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है इसके अंदर यही है। एक चीज और बचती है वो है अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो सिचुएशन है, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन जो है वो कभी एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट रहता ही है। जैसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया या फिर हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, बस उसकी यहाँ पे बात हुई है। बाकी पूरे चैप्टर में बस इतना ही है, डेफिशिएंट डिमांड, एक्सेस डिमांड, उनका ग्राफ, उनके कोजेस, उनके कॉन्सिक्वेंसेस, मॉनेटरी मेजर्स और फिस्कल मेजर्स। यहाँ पे हमारे पास में जो एडीएएस वाला जो पूरा यूनिट है वो कंप्लीट होता है। हमने 2 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत हेल्प कर रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास में आता है वो है बजट। 3 यूनिट्स हमने कर लिए, मनी एंड बैंकिंग भी कर लिया है। अब हमारे पास में बचता है बजट, फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी। बजट के अंदर अगर हम बात करें तो बजट हमारे पास में
कब होता है, फरवरी फर्स्ट वीक के अंदर होता है। इसके अंदर जो ईयर चल रहा होता है वो कौन सा अकाउंटिंग ईयर चल रहा होता है, अप्रैल, 1 अप्रैल से 31 मार्च की यहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट, जो ट्विन ऑब्जेक्टिव वो क्या है, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, मतलब ग्रोथ हो पर स्टेबल रहे हम, जो फ्लक्चुएशंस है उनसे हम प्रोटेक्टेड रहे। किस तरह के फ्लक्चुएशंस, इन्फ्लेशन, फॉरेन एक्सचेंज के जो भी रेट्स है उसमें जो फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं, बीओपी क्राइसिस हो गया, फिस्कल डेफिसिट हो गया, इन सब फ्लक्चुएशन से हम बचे रहे एंड साथ साथ में ग्रोथ हो, उसी को हम बोलते हैं ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, इसका जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे नहीं आता है, आपसे पूरे बजट के सारे ऑब्जेक्टिव्स नहीं पूछते, कोई भी एक पॉइंट दे दिया, जैसे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज या प्रोविजन फॉर पब्लिक गुड्स दे दिया है, ठीक है, या फिर कोई भी जैसे बैलेंस रीजनल ग्रोथ कैसे करते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे पास में आ गया, या फिर जो फ्लक्चुएशंस है उससे कैसे बचाते हैं, जीडीपी ग्रोथ, इनमें से किसी भी एक पॉइंट को वो दे देंगे कि आपको उसके ऊपर लिखना है, जैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये सारे हमारे पास में कुछ यहाँ पे पॉइंट्स आते हैं। अब हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास में जो फॉर्मूलाज आते हैं वो आते हैं बजट के कंपोनेंट्स की। हम बात करें तो हमारे पास में एक होता है रिसीट साइड, एक होता है पेमेंट साइड, ठीक है। रिसीट्स के अंदर हमारे पास में दो आती है, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर हमारे पास में आता है टैक्स रिसीट्स प्लस नॉन टैक्स रिसीट्स। टैक्स रिसीट्स के अंदर सभी तरह के टैक्सेस आ जाते हैं। नॉन टैक्स रिसीट्स के अंदर हमारे पास में आता है जैसे फीस, चालान्स, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह जो भी हम देते हैं, ठीक है। एस्टेट्स हमारे पास में आता है, सेल फ्रॉम इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम हमारे पास में आता है, इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हमारे पास में आता है, स्पेशल असेसमेंट्स हमारे पास में आता है, ग्रांट्स एंड डोनेशंस हमारे पास में आता है। तो ये सारी चीजें नॉन टैक्स रिसीट्स का पार्ट है। कैपिटल रिसीट्स के अंदर हमारे पास में तीन चीजें आती है, रिकवरी ऑफ लोन, ठीक है, अगर हमने लोन रिकवरी किया है तो वो हमारे पास में आ जाएगा। डिसइन्वेस्टमेंट्स अगर हमने किया है तो वो हमारे पास में आ जाएगा। एंड लास्ट हमारे पास में आता है बोरोइंग्स। देखो रेवेन्यू रिसीट्स हम किसको बोलेंगे, पहली चीज तो रिसीट का मतलब पैसा आ रहा है, ठीक है, पैसा आ रहा है, लेकिन अब पैसा कब कब आ सकता है, या तो आपने क्या किया होगा, किसी से उधार लिया होगा, या फिर आपने क्या किया होगा, अपना सामान बेचा होगा, या तो उधार लिया या फिर आपने क्या किया है, सामान बेचा होगा, मतलब अपने एसेट्स को बेचा होगा। दो ही केस हो सकते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर ना तो हमारे अगर हमने उधार लिया है तो हमारी लायबिलिटी बढ़ती है, और अगर हमने सामान बेचा, एसेट बेचा है तो एसेट कम होता है। तो रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर ना तो हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, ना ही हमारा कोई एसेट कम हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स बोलते हैं। कैपिटल रिसीट्स के केस के अंदर या तो हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है या फिर हमारा एसेट्स कम हो रहा है। अगेन मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, रिसीट्स का मतलब क्या हो गया, हमारे पास में पैसा आ रहा है, पैसा कब कब आएगा, या तो हमने किसी से उधार लिया या फिर हमने सामान बेचा होगा। अगर हमने उधार लिया है तो हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी, अगर हमने सामान बेचा है तो हमारा एसेट्स कम हो जाएगा। रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर ना तो हमारी लायबिलिटी बढ़ती है ना ही हमारा एसेट कम होता है, लायबिलिटी और एसेट पे कोई फर्क नहीं आता है, वो हो गया रेवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स हम किसको बोलेंगे, जिसके अंदर हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है या फिर हमारी लायबिलिटी एसेट कम हो रही है। अब हम बात करते हैं पेमेंट्स के अंदर, हमारे पास में यहाँ पे आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पेमेंट मतलब हम एक्सपेंडिचर की बात करें, और दूसरा आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट के सारे खर्चे जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट करती है, डिफेंस के ऊपर हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट के जो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स हो गया, सब्सिडीज देती है, ग्रांट्स एंड डोनेशंस, वो यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। ग्रांट्स एंड डोनेशंस अगर क्रिएशन ऑफ एसेट करता है तो भी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही आएगा, ये हमारे पास एक एक्सेप्शनल पॉइंट है, हमें इसको याद रखना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर जिसके अंदर भी गवर्नमेंट जो भी खर्चा करती है, जैसे लैंड वगैरह, शेयर्स वगैरह कुछ भी परचेज करी, कहीं पे भी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह परचेज कर रही है, तो वो हमारे पास में कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। अब देखो एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा हो रहा है, अगर खर्चा हो रहा है मतलब पैसा जाएगा, अगर पैसा जा रहा है तो पैसा दो ही सिचुएशन में जा सकता है, या तो आपने कुछ खरीदा होगा, ठीक है, मतलब आपने एसेट या तो खरीदा होगा तो आपने उसको पैसा दिया होगा ना दुकानदार को, ठीक है, या तो एसेट खरीदा है, या फिर आपने क्या किया होगा, अपना उधार चुकाया होगा तो आपका पैसा गया होगा, ठीक है। अगर आपने उधार चुकाया है मतलब लायबिलिटी कम हुई होगी, अगर आपने एसेट खरीदा मतलब एसेट बढ़ा होगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर ना तो आपका एसेट बढ़ता है ना ही लायबिलिटी कम होती, वो हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर या तो आपका एसेट बढ़ता है या फिर आपकी लायबिलिटी कम होती है, दोनों में से कुछ होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे हम बोलते हैं। अब जो हमारे पास में इस चैप्टर में बचता है वो है डेफिसिट, जो हम बात करते हैं बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट के अंदर हमारे पास में तीन चीजें हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल और प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट हम कैसे निकालेंगे, रेवेन्यू रिसीट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स कर देंगे तो वैसे आ जाएगा, मतलब जहां पे रेवेन्यू रिसीट्स हमारी कम है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, तो हमारे पास में आ जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट।
फिस्कल डेफिसिट हम निकालते हैं टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स अदर देन बोरिंग्स। इसमें से हम बोरिंग्स इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि ये खुद बोरिंग्स के बराबर ही होता है, ठीक है। एंड प्राइमरी डेफिसिट हम निकालते हैं फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, अगर रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है मतलब गवर्नमेंट को खुद के खर्चे करने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, उस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करेगी? देखो 3 ही ऑप्शन है, या तो खर्चे कम कर दो भाई, अगर आपके पास में पैसा कम है तो खर्चे कम कर दो। सेकंड, गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट उधार ले सकती है। तीसरा क्या ऑप्शन है? अगर कोई उधार भी नहीं दे रहा है तो फिर क्या करेंगे? सामान बेचेंगे। तो 3 ही चीजें हो सकती है, कट इन एक्सपेंडिचर, सेकंड हमारे पास में आता है डिसइन्वेस्टमेंट्स एंड बोरोइंग्स। ये 3 पॉइंट्स हमारे पास में यहाँ पे आता है। रेवेन्यू डेफिसिट अगर है तो उसके क्या इंप्लीकेशंस पड़ेंगे, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट अगर है तो इसके इंप्लीकेशंस में हमारे पास में क्या आ जाता है? गवर्नमेंट जो है वो और ज्यादा उधार लेगी, इन्फ्लेशन की सिचुएशन यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगी, ठीक है, और ज्यादा डेट में पहुंच जाएगी, और जो ये नेशनल डेट है वो हमारा बढ़ जाएगा, क्राउडिंग आउट यहाँ पे आ जाएगा, गवर्नमेंट की जो क्रेडिबिलिटी है वो यहाँ पे कम हो जाएगी। ये सारे हमारे पास में इम्प्लीकेशंस यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जीरो प्राइमरी डेफिसिट। जीरो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या हो गया? ये जो प्राइमरी डेफिसिट है इसका आंसर 0 आ रहा है। अब इसका आंसर 0 कब आएगा? जब हम मान लो अगर फिस्कल डेफिसिट 5000 का है और इंटरेस्ट पेमेंट भी 5000 का है तो ही तो इसका आंसर 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो फिस्कल डेफिसिट है जिसको हम बोरोइंग्स बोलते हैं, ये जो बोरोइंग्स है ये हमने की है सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का पेमेंट चुकाने के लिए। मतलब 5000 का इंटरेस्ट था और 5000 के इंटरेस्ट को चुकाने के लिए हमने बोरोइंग्स किए। मतलब करंट ईयर के खर्चों के लिए हमने कुछ भी उधार नहीं लिया है। करंट ईयर के जितने खर्चे थे उतना करंट ईयर के अंदर रेवेन्यू हुआ है, ठीक है। तो करंट ईयर के खर्चे तो हमारे बराबर करंट ईयर के रिसीट्स के, पर जो इंटरेस्ट पेमेंट था उसके लिए हमारे पास में पैसा नहीं था, उसके लिए हमने बोरोइंग्स की है। उस केस के अंदर हमारे पास में आता है जीरो प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। लास्ट हमारे पास में बचता है वो है सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट के अंदर हमारे पास में क्या आ जाएगा? सरप्लस बजट का मतलब हो गया है हमारे पास में जो रिसीट्स है, जो भी हमारे पास में जो टोटल रिसीट्स है वो ज्यादा है टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर। डेफिसिट बजट के अंदर हमारे पास में टोटल रिसीट्स कम है टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं डेफिसिट बजट। बैलेंस्ड बजट के अंदर टोटल रिसीट्स और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों हमारे पास में बराबर है, जिसको हम फिस्कल डिसिप्लिन भी बोलते हैं, ठीक है। अगर सरप्लस बजट की सिचुएशन है मतलब कि हमारा रिसीट्स ज्यादा है और हमारे पास में एक्सपेंडिचर कम है, तो इसके क्या मेरिट्स है और क्या डीमेरिट्स है? अगर हम इसकी बात करें, इसके क्या मेरिट्स और क्या डीमेरिट्स हमारे पास में होंगे, तो देखो सरप्लस बजट है मतलब कि गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू, मतलब उनके पास में जो रिसीट्स है वो ज्यादा है, इसका मतलब गवर्नमेंट खर्चा कम कर रही है, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट खर्चा कम कर रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? किसी भी तरह का जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो रहा होगा। गवर्नमेंट ने अगर गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम कर दिया है तो फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वगैरह कहाँ से आएगी? तो जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी, ठीक है। ये तो हमारे पास में आ गया डीमेरिट्स के अंदर। पर ऐसी सिचुएशन किस केस के अंदर डिजायर करेंगे? हम क्या चाहेंगे कि सरप्लस बजट कब हो? जब इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन हो, हमें दिमाग लगाना है। अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, मान लो पहले से इन्फ्लेशन है, अब इन्फ्लेशन के सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट अगर सरप्लस बजट को लेके आती है मतलब गवर्नमेंट खर्चा कम कर रही है, तो ये तो अच्छी बात है ना, पहले से मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है, ठीक है। अगर इसके अंदर गवर्नमेंट और ज्यादा खर्चा कर देगी तो इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है उस वक्त हम सरप्लस बजट को क्या करते हैं? डिजायर करते हैं। इन्फ्लेशन की सिचुएशन में, इन द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, हम डिजायर करते हैं सरप्लस बजट को। यही हमारे पास में मेरिट्स में आ गया, ठीक है। डेफिसिट बजट के अंदर हम बात करते हैं जहां पे गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा कर रही है। अब किस सिचुएशन में गवर्नमेंट को खर्चा ज्यादा करना चाहिए? तो इन केस ऑफ डिफ्लेशन गवर्नमेंट को खर्चा ज्यादा करना चाहिए। ये हमारे पास में हो गया है डेफिसिट बजट का मेरिट्स, ठीक है। इसके डीमेरिट्स में इतना ही है कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन में हम डेफिसिट बजट को डिमांड नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में जो गवर्नमेंट बजट है वो भी कंप्लीट हो गया है। लास्ट बचता है वो है फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज के अंदर हमारे पास में 2 तरह के एक्सचेंजेस है, फ्लेक्सिबल रेट एक्सचेंज और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट किससे आएगी? जो भी डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस है उससे आएगी। अगर हम बात करते हैं डिमांड एंड सप्लाई की, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लिख देंगे एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट हमें यहाँ पे लिखना है। जो डिमांड कर्व होगा वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, जो सप्लाई कर्व है वो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग होगा। यहाँ से हमारे पास में आ जाएगी एक्सचेंज रेट, ये हमारे पास में आ गई क्वांटिटी,
ठीक है। एक्सचेंज रेट मान लो हम यहाँ पे लिख देते हैं $1 इज इक्वल टू ₹70। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम तो हमने निकाल लिया, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम आ गया जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई मिल गया। 4 सिचुएशन हमारे पास में आती है। सिचुएशन 1 अगर हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की, तो इसके अंदर मान लो कि डिमांड आपने क्या कर दी है, बढ़ा दी है। अगर आपने $US की डिमांड बढ़ाई है तो मैंने यहाँ पे $US की डिमांड बढ़ा दी। अगर हमने $US की डिमांड बढ़ाई है तो फिर एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मतलब $US की अगर हमने डिमांड बढ़ाई है, $US की अगर डिमांड बढ़ी है तो एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। एक्सचेंज रेट के बढ़ने से एप्रिसिएशन किस करेंसी के अंदर हो रहा है, एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हमारे पास में हो रहा है। ये हो गया सिचुएशन 1। सिचुएशन 2 की हम बात करें, अगर हम डिमांड कम कर दें, अगर हम इसकी डिमांड कम कर देंगे तो ये हमारे पास में D2 यहाँ आ जाएगा और फिर एक्सचेंज रेट हमारे पास में कम हो जाएगी। ये हमारे पास में नया ER2 आ गया। तो मतलब अगर हमने $US की डिमांड कम कर दी है तो हमारे पास में एक्सचेंज रेट कम हो जाएगी। एक्सचेंज रेट कम होने का मतलब हो गया है डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी एंड एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। थर्ड सिचुएशन आती है, अगर $US की सप्लाई बढ़ जाए। सप्लाई का बढ़ने का मतलब हो गया ये यहाँ आ गया है S1। अगर सप्लाई बढ़ती है, ये मैं ओरिजिनल डिमांड कब से लेती हूँ, तो हमारे पास में एक्सचेंज रेट कम हो रही है। सप्लाई के बढ़ने से एक्सचेंज रेट कम हो गई है, मतलब डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी एंड एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। फोर्थ सिचुएशन हमारे पास में आती है, अगर $US की हमने सप्लाई कम कर दी है। सप्लाई कम करने का मतलब हो गया ये हमारे पास में S2 इधर बन गया है, इससे हमारे पास में एक्सचेंज रेट बढ़ गई है। सप्लाई कम करने से एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगी। एक्सचेंज रेट के बढ़ने का मतलब हो गया है फॉरेन करेंसी के अंदर एप्रिसिएशन हो रहा है एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ये हमारे पास में हो गया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट जो हमारे पास में बचता है वो है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ये थोड़ा सा मैंने एक में ही चारों सिचुएशंस बना दिए, बट बहुत इजी, आप इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अगर एप्रिसिएशन हो रहा है फॉरेन करेंसी के अंदर तो इसका मतलब हो रहा है डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर हम डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन का वर्ड काम में नहीं लेते हैं, हम यहाँ पे बोलते हैं डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन, ठीक है। डीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब देखो, अगर हम बात करते हैं डीवैल्यूएशन की, तो पहली चीज तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर भी ये हमारे पास में सप्लाई, ये डिमांड, फिलहाल ये एक्सचेंज रेट निकल के आ रही है, मान लो $1 इज इक्वल टू ₹70, ये एक्सचेंज रेट निकल के आ रही है। ये हमारे पास में क्वांटिटी होगी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ $US। अब इसके अंदर दो सिचुएशन है, एक है हमारे पास में डीवैल्यूएशन की और दूसरी है हमारे पास में रीवैल्यूएशन की। डीवैल्यूएशन के केस के अंदर क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो खुद चाहती है कि हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो। करेंसी की वैल्यू कम होने का मतलब क्या हो गया, अगर हमें वैल्यू कम करनी है, इसका मतलब एक्सचेंज रेट बढ़ेगी तभी तो वैल्यू कम होगी। तो मतलब फिलहाल ये रेट चल रही है, हम चाहते हैं कि रेट हो जाए $1 इज इक्वल टू ₹80 हो जाए। अब हमारे चाहने से थोड़ी हो जाएगा, हम तो कुछ भी चाह लेंगे, तो ऐसे तो होने से रहा। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, हम एक्सचेंज रेट कब बढ़ेगी, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम डिमांड बढ़ा देंगे $US की। हमने डिमांड बढ़ाई, ठीक है, मैं यहाँ पे डिमांड बढ़ा देती हूँ, ये हमने इसकी डिमांड बढ़ा दी। डिमांड के बढ़ाने से क्या हो गया, एक्सचेंज रेट बढ़ गई है। हमने डिमांड बढ़ाई, डिमांड के बढ़ाने से एक्सचेंज रेट बढ़ गई। जैसे ही एक्सचेंज रेट बढ़ेगी, सप्लायर्स सप्लाई बढ़ा देंगे। ऑब्वियसली लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, वो सप्लाई तो बढ़ाएंगे ही ना। अगर वो यहाँ पे हमारे पास में सप्लाई को बढ़ाते हैं तो फिर देखो एक्सचेंज रेट वापस से वहीं आ गई। हुआ क्या है इस सिचुएशन में, हमने डिमांड बढ़ाई, एक्सचेंज रेट बढ़ी। एक्सचेंज रेट के बढ़ते से सप्लायर्स ने सप्लाई बढ़ा दी, सप्लाई के बढ़ाने से फिर से हमारी एक्सचेंज रेट वहीं आ गई। अब गवर्नमेंट ये थोड़ी चाहते थे घूम फिर के वापस 70 पे आ जाए, हम तो 80 की तो चाहते हैं। तो क्या करेंगे, हम फिर से डिमांड को बढ़ाएंगे। हमने डिमांड बढ़ाई, हम वापस एक्सचेंज रेट को लेके आ गए। हमने क्या किया, जैसे ही सप्लाई बढ़ी वापस एक्सचेंज रेट हमारे पास में कम हो गई। कम होते ही हमने फिर से डिमांड बढ़ा दी, डिमांड के बढ़ाते ही एक्सचेंज रेट बढ़ गई। अब जैसे ही एक्सचेंज रेट बढ़ी, अब क्या करेंगे, जो भी ये जो एक्सेस सप्लाई है, ठीक है, ये जो हमारे पास में जो एक्सेस सप्लाई हुई है, इस सिचुएशन की जो एक्सेस सप्लाई है, इसको हम पूरी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ताकि क्या हो जाए,
वापस से एक्सचेंज रेट हमारी कम ना हो जाए, तो उस केस के अंदर जो एक्सेस सप्लाई यहाँ पे होगी उसको हम क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाता है, जैसे ही हमने एक्सेस सप्लाई को एब्जॉर्ब किया तो इस सिचुएशन में हमारे पास में क्या हो गया, एक्सचेंज जो फॉरेन एक्सचेंज है वो हमारे फॉरेक्स रिजर्व जो है वो हमारे बढ़ जाएंगे, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। ये तो हो गया हमारे पास में डीवैल्यूएशन का केस। डीवैल्यूएशन में हमारे फॉरेक्स रिजर्व बढ़ जाते हैं। रीवैल्यूएशन की बात करें तो मतलब गवर्नमेंट क्या चाहेगी, गवर्नमेंट चाहेगी कि हमारी करेंसी की वैल्यू अच्छी हो जाए, मतलब एक्सचेंज रेट कम चाहेगी। वो एक्सचेंज रेट अगर पहले 80 थी या फिर पहले 70 थी मान लो, तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी, अब तो उसे कम करना चाहेगी ना। ये डिमांड, ये सप्लाई, फिलहाल ये रेट चल रही है, ठीक है। अब गवर्नमेंट चाहती है कि रेट कम हो जाए। रीवैल्यूएशन के केस के अंदर गवर्नमेंट क्या चाहती है कि रेट कम हो जाए, ये गवर्नमेंट चाहती है, ठीक है, मतलब वैल्यू बढ़ जाए। वैल्यू कब बढ़ेगी, जब एक्सचेंज रेट कम हो जाएगी, ये गवर्नमेंट चाहती है। अब गवर्नमेंट के चाहने से तो हो नहीं सकता ना कुछ भी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले सप्लाई बढ़ानी होगी यूएस डॉलर की। हम यूएस डॉलर को मार्केट के अंदर रिलीज कर देंगे। जैसे ही हम मार्केट के अंदर रिलीज करेंगे, सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई के बढ़ते से एक्सचेंज रेट कम आ जाएगी। हमने एक्सचेंज रेट मतलब हमने क्या किया, सप्लाई बढ़ाई, एक्सचेंज रेट कम हो गई। मार्केट में अगर किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो रेट कम हो जाती है, एक्सचेंज रेट के कम होते ही लोगों ने उसकी डिमांड बढ़ा दी। अब ये तो फिर डिमांड के बढ़ते से फिर से वापस एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ये ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर हम जो चाहते थे, जो गवर्नमेंट चाहती थी, वो तो अचीव होगा ही नहीं। तो क्या होता है यहाँ पे, जो एक्सेस डिमांड निकल के आती है एक्सचेंज रेट के कम होने से, उस एक्सेस डिमांड के लिए हम और एक्स्ट्रा सप्लाई करते हैं यूएस डॉलर की। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम रिलीज करते हैं यूएस डॉलर्स को। तो मतलब रीवैल्यूएशन करने के लिए हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स है वो हमें रिलीज करने पड़ते हैं। तो जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स है वो कम हो जाते हैं। ये हमारे पास में हो गया डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन का केस। अगर आपको ग्राफ सिर्फ इतना ही आता है तो आप एग्जाम में इतना ही बना के आना, बहुत ज्यादा इसको हौच-पौच मत करना। और अगर आपको दोनों डायग्राम आते हैं, जो मैंने पहले बनाया था वो भी आता है, तो आप दोनों बना के आओ, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर हमारे पास में लास्ट जो चीज बचती है वो बचती है कि फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट है उसके क्या फंक्शंस है। तो उसके अंदर हमारे पास में आता है क्रेडिट फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन एंड हेजिंग फंक्शन। दो तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं, स्पॉट एंड फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन। स्पॉट ट्रांजेक्शन के अंदर जो भी स्पॉट रेट पे हमने जो भी लिया है, जो करंट जो रेट चल रही है उस पर जो भी ट्रांजेक्शन किए वो होते हैं स्पॉट रेट। फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन के अंदर या फिर जो फॉरवर्ड रेट है उसके अंदर क्या होता है, हमने फ्यूचर डेट के लिए हमने रख लिया, डिलीवरी फ्यूचर में लेने वाले हैं एंड किसी भी रेट पे हमने कर लिया। जरूरी नहीं है आज की रेट पे लिया हो, फ्यूचर की रेट हमें पता नहीं है, आज की रेट पे हम ले ना ले वो हमारी मर्जी। हम किसी भी रेट पे जो भी हमने एस्टिमेट किया है उस रेट पे हम क्या करते हैं, एग्रीमेंट यहाँ पे साइन कर लेते हैं। वो होता है हमारे पास में फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन। फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन के केस के अंदर हेजिंग पॉसिबल है, स्पॉट ट्रांजेक्शन के अंदर हेजिंग पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हमारे पास में फॉरेन एक्सचेंज भी कंप्लीट होता है। लास्ट चैप्टर बचता है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बीओपी जो है। बीओपी के अंदर हमारे पास में आता है बैलेंस ऑफ, सॉरी, दो तरह के अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर हमारे पास में आता है गुड्स, सर्विसेज और जो करंट ट्रांसफर्स होते हैं उसकी बात हम यहाँ पे करते हैं। सर्विसेज के अंदर दोनों आ जाते हैं, नॉन फैक्टर सर्विसेज और जो फैक्टर इनकम वाले होते हैं वो। और यहाँ पे गुड्स हमारे पास में आ गए, ठीक है। इसको हम विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स भी बोलते हैं। विजिबल के अंदर सिर्फ गुड्स आ जाता है, इनविजिबल्स में ये तीनों आ जाता है, इनकम वाला, नॉन फैक्टर सर्विसेज और करंट ट्रांसफर। ये ऐसे भी हम कैसे भी लिख सकते हैं इसको, गुड सर्विस करंट ट्रांसफर लिखो या फिर आप विजिबल इनविजिबल लिखो, कैसे भी लिखो चल जाएगा, ठीक है। इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट सबका हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ फॉर्मूलेज है। सबसे पहले हमारे पास में आता है ट्रेड बैलेंस। अगर हमें सिर्फ ट्रेड बैलेंस निकालना है तो हम ट्रेड बैलेंस किसको बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड हम किसको बोलते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ये हमारे पास में आ गया ट्रेड बैलेंस। सेकेंड हमारे पास में है गुड्स एंड सर्विस बैलेंस। अब गुड्स एंड सर्विस बैलेंस अगर यहाँ पे लिखा है तो इसके अंदर हम लेंगे गुड्स का एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। ये हमारे पास में फॉर्मूला बन जाएगा। थर्ड हमारे पास में आता है इनविजिबल बैलेंस। अगर हमें इनविजिबल बैलेंस निकालना है तो इनविजिबल में ये तीनों आते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ
नॉन फैक्टर सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर इनकम वाली जो भी सर्विसेज है, एक्सपोर्ट ऑफ करंट ट्रांसफर जो भी हमने किए हैं, माइनस इन सबका इंपोर्ट हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास में जाएगा इनविजिबल बैलेंस। लास्ट हम निकालते हैं वो है बैलेंस, वो है करंट अकाउंट बैलेंस। एंड करंट अकाउंट बैलेंस हम कैसे निकालेंगे, इसका पूरे का करंट अकाउंट बैलेंस अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, ट्रेड बैलेंस और इनविजिबल बैलेंस इन दोनों को टोटल कर देंगे, हमारे पास में आ जाएगा करंट अकाउंट बैलेंस। ट्रेड प्लस इनविजिबल बैलेंस को हम टोटल कर देंगे तो ये सब हमारे पास में हो गया है करंट अकाउंट का पूरा सारा जो भी मैटर है, इसके अंदर करंट अकाउंट पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास में बचता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर देखो क्या क्या चीजें आती है। एक आता है बोरोइंग्स। बोरोइंग्स जो होती है हो सकता है आपको कम रेट पे मिल रही हो, ठीक है, या फिर जो भी अपने जो भी यहाँ पे जो भी कंसेशनल रेट है उस पर आपको मिल रही हो, ठीक है। एंड दूसरी जो आपको जो भी रेट चल रही है प्रीवेलिंग रेट उस पर आप बोरोइंग्स कर रहे हो, दोनों यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। फिर इसके बाद में आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के अंदर हमारे पास में एफडीआई, एफआईआई दोनों यहाँ पे हम लेते हैं। इसके अलावा जो आता है वो आता है एनआरआई के जो डिपॉजिट्स होते हैं वो हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पे बचता है बैंकिंग कैपिटल जो है अदर देन एनआरआई डिपॉजिट्स, मतलब बैंक्स की भी तो कुछ कैपिटल होती है जो बाहर रहती है, उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। एंड लास्ट हमारे पास आता है शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। अब इस पूरे के अंदर देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट हो चाहे करंट अकाउंट हो, अगर दोनों ही सिचुएशंस में अगर पैसा जा रहा है, ठीक है, पेमेंट्स अगर हो रहा है तो वो हम करते हैं डेबिट, और अगर पैसा आ रहा है, ये हो गया पैसा जा रहा है, ठीक है, और अगर पैसा आ रहा है तो हम करते हैं क्रेडिट। पैसा आ रहा है तो मतलब डेबिट मतलब माइनस कर रहे हैं, क्रेडिट मतलब यहाँ पे प्लस कर रहे हैं। अब यहाँ पे इस सिचुएशन के अंदर अगर हमारे पास में शॉर्ट टर्म क्रेडिट है तो ये अकेला ही है जो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास में, हम इसका पेमेंट यहाँ पे करेंगे, ठीक है, जो उल्टा चल रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे अब हमारे पास में सिचुएशन जो आती है कैपिटल अकाउंट की, उसके अंदर देखो बोरोइंग्स हो गया। बोरोइंग्स के बाद में हमारे पास में आ गए फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में एफडीआई, एफआईआई दोनों मैंने ले लिया है। एनआरआई डिपॉजिट्स हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है। बैंकिंग कैपिटल और शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट हमने यहाँ पे ले लिया है। ये डेबिट क्रेडिट का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद में देखो अब हम बात करते हैं, लास्ट हमारे पास में यहाँ पे बचता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। पहले देखो अगर हमें ओवरऑल बैलेंस निकालना है तो ओवरऑल बैलेंस हम कैसे निकालेंगे, करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस एरर्स एंड ओमिशंस, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ओवरऑल बैलेंस निकल के आ जाएगा, ठीक है। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जो होता है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट ये बैलेंस करने के लिए होता है, मतलब अगर करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट का जो भी टोटल होता है उसके बाद में अगर आपके पास में माइनस प्लस में कुछ फिगर्स बचते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए आप ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट की हेल्प लेते हो। अगर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट आप इंक्रीज कर रहे हो, इंक्रीज हो रहा है, तो उस सिचुएशन के अंदर यहाँ पे हमारे पास में माइनस साइन हम कंसिडर करते हैं, और वहीं अगर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट डिक्रीज हो रहा है तो हम प्लस साइन यहाँ पे कंसिडर करेंगे। उल्टा चल रहा है, इंक्रीज में माइनस, डिक्रीज में प्लस, इसको आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, जो लास्ट है वो है ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग आइटम्स। ऑटोनोमस आइटम्स का मतलब क्या हो गया, जो करंट अकाउंट वाले जो होते हैं ना, जैसे जिसके अंदर जो भी हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है उसको कम ज्यादा करने का जो भी करता है वो करता है ऑटोनोमस, ठीक है। और अकोमोडेटिंग का काम क्या होता है, वो उसको वापस से बैलेंस में लाने का काम करता है, जो कि ये ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का काम है। वही हमारे पास में अकोमोडेटिंग आइटम्स के अंदर हमारे पास में आ जाएगा। एक होता है बिलो द लाइन आइटम। बिलो द लाइन आइटम में अंदर क्या आ रहा है, कैपिटल अकाउंट का अगर हमने पार्ट ही मान लिया ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को तब तो नहीं, लेकिन अगर हमने कैपिटल अकाउंट में ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को कंसिडर नहीं किया है तो फिर वो बिलो द लाइन आइटम्स के अंदर कंसिडर हमारे पास में यहाँ पे हो जाएगा। लास्ट हमारे पास में बचता है डिसइक्विलिब्रियम्स। बीओपी डिसइक्विलिब्रियम कब होगा, या तो बीओपी सरप्लस में होगा या फिर बीओपी डेफिसिट में होगा। पहली चीज तो बीओपी इक्विलिब्रियम में कब होगा, तो इक्विलिब्रियम में जब होगा जब हमारा करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो हमारे पास में बीओपी जो होगा वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में होगा। अगर बीओपी सरप्लस है तो सरप्लस के केस के अंदर हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट का आंसर जो है वो मोर देन 0 होगा, और डेफिसिट इसका मतलब लेस देन 0 होगा। यहाँ पे पूरा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका थोरोली मैंने रिवीजन आपको करा दिया है, ठीक है। एंड आई होप आपका अच्छे से पूरा इकोनॉमिक्स का रिवीजन हो गया होगा अब तक। मैंने इंडियन इकोनॉमी का भी जो लास्ट मिनट रिवीजन है, जो लास्ट डे रिवीजन वीडियोस है, वन शॉट रिवीजन वीडियोस है, सब यहाँ पे बना रखे हैं। एंड इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो पूरे सैंपल पेपर वाली जो हमारी बुक है
उसके अंदर जितने भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका मैंने पूरा वीडियो बना रखा है। आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हो मेरे चैनल पे विजिट करके। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स इट फॉर टुडे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू एंड अगेन ऑल द वेरी बेस्ट।